बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अगर सियासी मंजरनामे को हम देखें तो ये सियासी मंजरनामा सरदमोहरियों की सियासत से भरा हुआ है, सियासी नाबालिदगी से भरा हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर आवाम को दिखाने के लिए भी इन सियासतदानों के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा दिखाएं कि कहीं कहीं जहन की पुख्तगी नज़र आए। बहुत सी मिसालें इस वक्त मौजूद हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह की टेंशन्स हैं, किस तरह की मसाइब हैं। और ज़िंदा और ताज़ा तरीन मिसाल इस वक्त सिंध हुकूमत है। जी हाँ, सिंध हुकूमत के अंदर अगर हम देखते हैं तो सिंध हुकूमत और अपोजिशन की इस वक्त जिस तरह की चपकलिश है और जिस तरह के इनके दरमियान के ताल्लुकात है, जिस तरह की सर्दमहरी है और जिस तरह से ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है कि ये इन गैर जमहूरी तरीक़ों के साथ जो सिंध हुकूमत चलाई जा रही है, PAC की चेयरमैनशिप का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, जिस तरह की हटधर्मी इस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से दिखाई दी जा रही है और जिस तरह से अपोजिशन इस वक्त मुसलसल चिल्ला रही है, तो ऐसे में काम किस तरह से होंगे, हुकूमती उमूर जो है वो किस तरह से सरअंजाम पाएंगे, इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। किस तरह के मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं सिंध हुकूमत और अपोजिशन की, ये जो इस वक्त की मुश्किलात हैं, जो इनके दरमियान टेंशन है, उसकी वजह से सिंध हुकूमत किस तरह से चल रही है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कुछ अहम बातें आपके सामने लेकर आएंगे आज के प्रोग्राम में। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर इंतखाबात हों, वहाँ पर कौवा मिले या कबूतर उड़े, जिस तरह के भी मामलात हों, हिंदुत्व जो है वहाँ पर वहाँ के जो आम हिंदू है, जो वहाँ के आम लोग हैं, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी के हवाले से उभारने का कोई मौका भी जाने नहीं देती, चाहे कोई भी मसला हो। ऐसे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुसलसल अपनी सी कोशिश करता है और पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती और अमन की ख्वाहिश का इजहार बार बार किया जाता है। करतारपुर का मामला अगर हम ले लें, जिस तरह से हमारी हुकूमत ने इस सारे मामले को टेकअप किया और जिस तरह से वहाँ से रिस्पॉन्स आता रहा, उसके बावजूद आज अटारी में जो मुलाकात हुई, शिकवा ये भी रहा कि आपने सहाफ़ियों को मदऊ नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपना भरपूर एक जो ताउन है उसकी यकीन दहानी एक बार फिर से कराई और बड़े अरसे के बाद एक मुश्तरका एलामिया दोनों ममालिक की जानिब से जो सामने आया, तो ये क्या बताता है सिख बरादरी को किस तरह से हिंदुस्तान हुकूमत जो है लेकर चल रही है और कितना एक सिख बरादरी का उनके दिल में दर्द है और कितना एक वो चाहती है कि वाकई उनको मुतमईन करे और किस हद तक ये जो संगे बुनियाद एक पाकिस्तान ने रखा है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सब पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि खैर से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो गई है, ये बात होती रही कि ज़्यादा तवज्जो जो है सड़कों पर और पुलों को दी जाती रही और हस्पताल और जो सेहत के मामला, तालीम के मामला जिस तरह से निगलेक्ट हुए। उसके बाद हमने देखा कि नई हुकूमत आई, इसने कुछ पॉलिसीज़ वज़ा करने की कोशिश की, लेकिन फिर हम देखते रहे कि यंग डॉक्टर्स जो है वो बार बार मैदान में उतर आते थे और उनकी हड़तालों की वजह से कितनी ही गोदे उजड़ी, हमने ये भी मनाजिर दिखाए, कितने ही मरीज़ जो है वो जिस तरह से अस्पताल के बाहर बरामदों में इधर उधर हमें घूमते परेशान, हाथों में नुस्खे लिए नजर आते रहे, हम दिखाते रहे, हम सवाल करते रहे, यहाँ तक कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। लेकिन उसके बाद अब यंग डॉक्टर्स जो है एक और एहतजाज करके सामने आ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो आज हम बात करेंगे कि वो मसाइल जो गुज़िश्ता हुकूमत के थे, क्या उनका भी सवाल उन्होंने इसी हुकूमत से लेना है और क्या वाकई वो मसाइल है इस हुकूमत की जानिब से जिनको कि एड्रेस कर रही है इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इन यंग डॉक्टर्स की हदधर्मी है जिसका खमियाजा जो है वो आम आवाम भुगतती है। इस सब पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे पहले सेगमेंट में जो मेहमान बताते हैं, हमारे साथ रेहान हाशमी है, एडिटर साउथ कराची, मुर्तज़ा वहाब मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है और फिरदौस शमीम नकवी अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद है। रेहान, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं। ये जिस चपकलिश का भी मैंने आगाज़ में जिक्र किया, जिस तरह की टेंशन है इस वक्त हुकूमत सिंध और अपोजिशन के दरमियान, चाहे वो PAC की चेयरमैनशिप हो जिसके ऊपर सवाल किया जाता है, चाहे वो फंड्स की फराहमी का मामला हो, चाहे वो गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात का सिलसिला हो, ये नहीं होगी मुलाकातें, ये नहीं होंगे ताउन, तो ये हुकूमत चलेगी कैसे और किस फैशन के साथ चल रही है इस वक्त ये हुकूमत? देखिए, हुकूमत चलने की बात तो बिल्कुल हुकूमत पार्टी हुकूमत चला रही है। बरमला कहती है कि जो पेश किए जाते हैं ऐवान में वो मंजूर भी कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है वफाक की जो लड़ाई है वो सिंध तक पहुंच चुकी है। वफाक और सिंध में जो
चल रही है गुज़िश्ता 3 माह से, सिंध में ख़ास तौर पे चल रही थी, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध के दरमियान अब तक किसी मामले में ऊँट किसी करवट बैठ नहीं सका। तो ऐसा लगता है कि इसमें वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध चाहते हैं कि सिंध में जो तरक्याती काम हो उसकी मॉनिटरिंग हम करें, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा शामिल हो। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी कराची में हमारा हक है, सिंध हमारा है, 18वीं तरमीम के बाद हम तमाम मंसूबे पूरे करेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि ये तमाम बातें गुज़िश्ता 3 माह से चल रही हैं। बीच में इतलाज बिल्कुल गवर्नर सिंध ने बिल्कुल कहा था इमरान इस्माइल ने कि जी बिल्कुल मामला तय होने वाले, लेकिन इस बात को भी तकरीबन 20 दिन गुजर गए। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सिंध हुकूमत में और गवर्नर सिंह के दरमियान जो कभी इमरान इस्माइल की समरी जो वज़ीर आला रोक लेते थे, कभी वज़ीर आला की समरी, और किस मामले पर, मुशीर के मामले के ऊपर, इस तरह से अगर इस नॉर्म इस फैशन के साथ अगर असम्बलियाँ चलेंगी तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? सवाल तो ये है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर आला ने, जैसे पहले भी आता रहा है मीडिया में कि वज़ीर आला ने मुशीर एजाज जाकरानी की समरी भेजी, गवर्नर सिंध ने कह के रोक ली, उनको बताया कि इनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं, इनको कैसे मुशीर बना सकते हैं, जिस पर वज़ीर आला ने एक ही दिन में कमेंट्स लिख के भेजे कि मुकदमात जो चल रहे हैं अभी कन्फर्म नहीं है कि आए मुलजिम हैं भी या नहीं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी। इस पर गवर्नर सिंध ने उनको रिग्रेट किया, कहा कि जब मैं समरी में दस्तखत नहीं कर सकता, इसकी वजूहात लिखी। तो मोहम्मद अली जुनेजो को मुशीर के हवाले से जब भेजा गवर्नर सिंध ने, तो उन्होंने कह दिया कि जी इनको तो इजाजत ही नहीं है, ये तो रख ही नहीं सकते मुशीर। देखिए ये बिल्कुल मुशीर की हद तक लड़ाई थी बिल्कुल, लेकिन लड़ाई काफ़ी हद आगे तक जा चुकी है। इसमें कराची के तरक्याती जो प्रोजेक्ट हैं उसमें काफ़ी हद तक वफाकी हुकूमत ने कहा जी हम ग्रीन मनसूबे में 80 बसें ला रहे हैं जो इस साल के आखिर तक आ जाएंगी, 2 साल तक मनसूबा चलाएंगे, उसके बाद ये सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे, हम 2 साल चला के दिखाएंगे। सिंध हुकूमत कहती है हमने कराची में बहुत तरक्याती काम किया और जो हमने देखा है बिल्कुल नज़र भी आए तरक्याती काम होते हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि वफाक जो कराची में तरक्याती काम कराना चाहती है उसकी मॉनिटरिंग का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नर सिंध चाहते हैं गवर्नर सिंध रहे, क्योंकि फंड्स की मुबैना तौर पर जो खुर्द बुर्द हो वो ना हो, शफायत इसमें सामने आए, क्योंकि गवर्नर सिंध और जो वफाक ने का ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत जो तरक्याती काम सिंध में ख़ासतौर पर कराची में कराना चाहती तो गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम इल्ज़ामात उसका जवाब K4 और ये जो ग्रीन लाइन बस के जो मंसूबे डायरेक्ट जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से राब्ते कर लिए, वफाक ने, गवर्नर साहब ने जो डायरेक्ट राब्ते करवा दिए, इसके ऊपर MQM ने भी कहा कि इस तरह से मामलात नहीं चल पाएंगे अगर सिंध हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ऐसे ही है क्या? देखिए K4 का मंसूबा तो ऐसा लग रहा है कि कहा जाए कि किसी दादा के ज़माने में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और उसके पोते दर पोते जाके मुकम्मल होगा। तकरीबन हमारी इतलात के मुताबिक ये मंसूबा 200 अरब से तजावज़ कर चुका है, लेकिन अभी मंसूबा कब मुकम्मल होगा, कराची के शहरियों को पानी कब फराम होगा, ये ऐसा लगता है ख्वाब होगा। बल्कि डैम की जो कोशिशें जारी हैं तमाम वफाकी हुकूमत की, पूरे मुल्क में पाकिस्तानी शहरी जो इसमें हिस्सा लेना है वो पहले बनना शुरू हो जाएगा, और K4 का मंसूबा हमें लगता है कि सिर्फ सियासत की नज़र होता नज़र आ रहा है। चलिए ठीक है, सही। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, पहले आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जमहूरियत की दावेदार जो ये पार्टी है आपकी, और आप लोग तो ये कहते हैं कि हुस्न है जमहूरियत, लेकिन हुकूमत का हुस्न होता है जमहूरियत। तो फिर कैसी जमहूरियत कि अपोजिशन जब वॉकआउट करती है तो सैयद गनी साहब कहते हैं कि जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, अपोजिशन जो है जो कर सकती है करे, PAC की चेयरमैनशिप हम नहीं देंगे। मुतालबा उनका क्या जायज़ नहीं है? मुराद अली शाह साहब कहते हैं चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर ले, ठीक है हम दे देते हैं आपको PAC की चेयरमैनशिप। ये कैसी शर्त हुई? देखिए, पहले मैं थोड़ा महरीन जो रेहान हाशमी साहब बात कर रहे थे, जो गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर के बारे में जो आपने अपने इंट्रो में बताया, जो चप्पल शेख, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। देखिए, जो हमें फैसला ये करने की ज़रूरत है कि आया हम किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, या विम्स के ऊपर चीजें चलेंगी। अगर हम ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होगी, आइन और कानून की सुप्रीमेसी होगी, तो जो आइन पाकिस्तान के अंदर प्रोविजंस लिखी हैं उसको फॉलो करना हम सब पर लाजिम और मलजूम है। अगर आप कहते हैं कि जी गवर्नर साहब के इख्तियारात के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब बार बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं
कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 105 ये कहता है कि गवर्नर साहब के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होगी, उनको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, उनको जो एडवाइस चीफ मिनिस्टर सिंध या उनकी काबीना देगी उस एडवाइस पर अमल दरामद करने के लिए गवर्नर साहब पाबंद होंगे। ये बात जो है चीफ मिनिस्टर सिंध खुद नहीं कह रहे हैं, ये आईन पाकिस्तान में लिखी हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस आर्टिकल की तशरीह की थी तो 2012 साहब आईनी तौर पर तो वो सूबे के सरबराह भी तो है ना। मेरी गुजारिश सुन लेना आप, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो आईनी हुदूद और क़यूद हैं पहले वो समझने की जरूरत है। वो सूबे के सरबराह बिल्कुल हो सकते हैं, बट ही इज नॉट सपोज टू एक्ट ऑन हिज ओन, ही इज सपोज टू एक्ट ऑन द एडवाइस विच इज गिवन टू हिम बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध बाय हिज कैबिनेट। और ये बात पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट नहीं कह रही है, ये आईनो पाकिस्तान का आर्टिकल 105 आप निकाल लें, पढ़ लीजिए। ठीक है, सही है, चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट दे चुकी है जो ये कहती हैं कि किस तरीके से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की रिलेशनशिप होगी। जहां आपने एडवाइजरशिप की बात की कि अगेन गवर्नर साहब की एडवाइजरशिप जो है वो काबीना है, वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी मावनत के लिए अगर 5 एडवाइजर्स को, 5 मुशीरान को रखना है तो रखने की उनको इजाजत है। इस तरह की कोई इजाजत आईन पाकिस्तान में गवर्नर साहब के लिए मौजूद नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, चलिए इस मामले से अगर आगे बढ़ के चलते हैं मुर्तजा वहाब साहब, ठीक है ये जो आप बात कर रहे हैं ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जगह अगर पीएसी की चेयरमैनशिप की बात करते हैं, जब वफाक में आप खड़े होके इसी बात की डिमांड करते हैं और फिर सिंध में आप इस बात से पलट जाते हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? देखिए मैं समझता हूँ कि पहले इस इशू को भी समझने की जरूरत है। देखिए सिंध असेंबली के अंदर टोटल 34 स्टैंडिंग कमेटीज हैं। जब नई नई असेंबली बनी थी और हमारी ऑपोजिशन से गुफ्तगू स्टार्ट हुई तो हमने ये प्रपोज किया कि जो तनासुब है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का असेंबली के अंदर, उस तनासुब से उन 34 कमेटीज को बांट दिया जाए। यानी कि 20 कमेटीज जो है वो पीपल्स पार्टी के पास आएंगी और बकिया 14 जो कमेटीज हैं वो जाएंगी ऑपोजिशन के पास। उसके बाद गुफ्तगू इस बात पे हुई कि उन कमेटीज की चेयरमैनशिप किस तरह अलॉट की जाएगी। ऑपोजिशन ने कहा जी 14 चेयरमैनशिप आप हमको देंगे। फिर ऑपोजिशन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि उन 14 में से 8 कमेटीज ऐसी होंगी जिसकी चॉइस जो है वो ऑपोजिशन की होगी, गवर्नमेंट चूज नहीं करेगी, ऑपोजिशन चूज करेगी। हमने इस बात को भी तस्लीम कर लिया। उसके बाद पीएसी की चेयरमैनशिप कहती है, मैं जरा कंप्लीट कर, मुख्तसर है वक्त मुर्तजा वहाब साहब। जी जी। उसके बाद ऑपोजिशन कहती है कि जी इन कमेटीज के अंदर मेजोरिटी भी हमारी होगी। हमने कहा चले जी वो भी लेने को तैयार हैं। जब हर चीज पे हम अग्री कर गए तो वो पीएससी के इशू पे आ गए। देखिए पीएससी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौकिफ है जो कि चीफ मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे दोहरा चुके हैं कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था। अगर पीटीआई कहती है कि उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक प्रोविजन पर अप्लाई करते हुए, रिलाई करते हुए पीएससी की चेयरमैनशिप चाहिए, तो वो पीएससी के डॉक्यूमेंट के लिए जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का डॉक्यूमेंट है उस पर अमल दरामद करें। चलिए ठीक है, ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मसला तो हल हो गया। आपने भी उस प्रोग्राम में मैंने आपको एक दफा सुना कहते हुए कि ठीक है हम कर देते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन, तो फिर मसला तो अब रहा ही नहीं, फिर एहतजाज की क्या जरूरत है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हो जाइए उनके साथ। ठीक है, मैंने जो कहा है दोबारा दोहरा देता हूँ। इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्लॉज नंबर 15 है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन को दी जाएगी। सही। मैं ये पर्टिकुलर क्लॉज पे साइन करने को तैयार हूँ। अच्छा, पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं कभी ना ये खुद अमल कर रहे हैं, मैं इस क्लॉज पे साइन करने को तैयार हूँ। इन्होंने कहा जी केपीके में नहीं है। मैं कहा केपीके में भी हम दे देंगे ऑपोजिशन को। पंजाब में ऑलरेडी दी हुई है ऑपोजिशन को, नेशनल असेंबली में दी हुई है, बलोचिस्तान में दी हुई है, जिन मुल्कों में जमहूरियत है वहाँ दी हुई है। उसके अलावा मुर्तज़ा वहाब साहब पूरा सच नहीं बोल रहे। पहले हमने कहा कि प्रोपोर्शनल है, चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्री किया। उसके बाद कमेटीज़ की जहाँ बात आई तो इन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे इतनी कमेटी। हमने कहा नहीं वो नहीं देंगे आप, हम आपको 14 कमेटियों के नाम देते हैं, उसमें से 10 हमारी मर्जी की होंगी। उसके ऊपर ले दे होती रही और इन्होंने कहा कि हम 8 दे देंगे। ऑपोजिशन ने 8 की रिक्वेस्ट नहीं की, ऑपोजिशन ने 10 की थी, इन्होंने 8 के। और हमेशा ये कहा गया जब गुफ्तगू हुई सीएम के साथ या इनकी कमेटी के साथ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन, खुद इनके चेयरमैन ने कहा है, देख लीजिए वीडियो, कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन की होनी चाहिए। इनकी मोहतरमा ने कहा है
बेनज़ीर भुट्टो ने कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो। जब ये मोहतरमा की बात नहीं मानते, अपने चेयरमैन की नाम नहीं मानते, इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ है, वो अपने सिग्नेचर को नहीं वैल्यू देते, तो मेरे सिग्नेचर की क्या वैल्यू है? तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, बात बढ़ेगी कैसे आगे? आप लोग बाइकआउट कर देंगे असेंबली का, अब नुकसान तो अवाम का हो रहा है ना, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं ये असेंबलियों पर, ये जितनी तनख्वाहें दी जा रही हैं, ये सब कुछ मामले को हल की तरफ कहीं बढ़े, क्या इसकी ऑप्शन और क्या मौजूद है, क्या करें? सईद गनी साहब तो बिल्कुल ना करें, कहते नहीं जी हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, पहली चीज सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि शफाफियत को नुकसान पहुंचा रहा है, अच्छा। जा रहा है, गुड गवर्नेंस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम में है, वो चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट जो है, जितनी JITs में जिक्र आया हुआ है, जो कुछ पैराज ऑडिटर ने कहा, इनफैक्ट उनको उनकी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस कहलाती है। ट्रांसपेरेंसी का नामो निशान नहीं नजर आता। जो तरक्की जिसकी ये बात करते हैं वो हो नहीं, कराची की वो ओनरशिप नहीं लेते। अभी भी वो मुर्तज़ा वहाब साहब शुरू हो जाएंगे कि जी जो वफाकी हुकूमत ने कराची से वादा किया था। भाई, जो कराची आपकी जिम्मेदारी है, आपको NFC अवार्ड में पूरा पैसा मिलता है, जितना आप टैक्स प्रोविंशियल टैक्सेस भी जमा करते हैं उसमें से 90% कराची से मिलता है। और उसके बाद आप कराची को क्या देते हैं, या सिंध को आपने क्या दिया? साफ पानी तो आप दे नहीं सके। अब अभी सीवेज सिस्टम आप देख लीजिए, एक सीवरेज प्लांट किसी शहर में बता दीजिए फंक्शनल, कराची में एक हुआ है पिछले साल, उसके अलावा कोई नहीं है पूरे सिंध में। मैं कोई सिर्फ कराची की बात नहीं करता। और उसके बाद बड़ा चर्चा है क्योंकि वो इस साल तरक्की आती इसलिए काम नहीं हुआ कि 120 मिले, वो भी जो है गलत बात करते हैं। इनको अपना शेयर मिल रहा है। चलिए ठीक, ब्रेक का वक्त हो गया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे करतारपुर राहदारी मंसूबा और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किस सिमत में जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत में करतारपुर राहदारी मंसूबा जो है उसके ऊपर अपना ये दूसरा दौर जो है 2 अप्रैल को वाहगा में होने पर इत्तेफाक किया है। एक खुशाइन बात है, मुश्तरका एलामिया भी आया, दैट इज़ वेरी गुड टू। हमने ये भी देखा कि इससे पहले जब डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हुआ तब बहुत से सवालात उठे कि मामले किस तरफ जा रहे हैं। अभी भी वापस आने के बाद डॉक्टर फैसल ने कहा कि कुछ बातें जो हैं वो संजीदा हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र अभी यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको एक एज अ पॉजिटिव जेस्चर लेंगे और बात करेंगे कि इस वक्त भारत जो है, जो जमहूरियत का दावेदार है और वहाँ पर जो सिख बरादरी है उसके लिए क्या सोच रखता है, उनके लिए क्या हिकमत अमली रखता है। इस वक्त हमारे साथ सरदार रंजीत सिंह मेंबर KP असेंबली मौजूद है। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। क्या लगता है आपको इस वक्त ये जो मुज़ाकरात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डू यू फील कि भारत वही जो मैंने कहा कि जमहूरियत का इतना बड़ा दावेदार है और सिख बरादरी जो उनके एहसासात हैं और उनके जो जज्बात हैं उनकी सही तर्जुमानी करता हुआ दिखाई दे रहा है? आने वाला वक्त आपको लग रहा है कि दुरुस्त होगा दोनों तरफ सिख बरादरी के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं जहां तक बात आती है भारत की, तो भारत के हिंदुस्तान के बारे में तो ये नहीं कह सकता हूं कि वो भी हमारी तरह की सोच रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन इस चीज़ की मुझे पूरी यकीन है कि हिंदुस्तान में बसने वाली जितनी हमारी सिख कम्युनिटी है वो इस पे बहुत खुश है, जैसे कि हम लोग भी इस पे बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी, पहले भी हमने पहल की है, हमने उन्हें हमेशा वेलकम कहा है, अब भी मजीद भी हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है और पिछली हुकूमतें भी उनके लिए एक अच्छा पैगाम उनको देती रही हैं, जहाँ पे भी अमन के हवाले से बात हुई। अब यहाँ चूँकि बात करतारपुर राहदारी की हो रही है, तो हमारी सिख कम्युनिटी वो चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे और देशों की हो, वो करतारपुर साहब की हमारे पास बहुत महानता है तमाम हमारी सिख संगत के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोग इस चीज़ में वो हमारे साथ खड़े हैं या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की सिख कम्युनिटी वो इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, वो हिंदुस्तान हुकूमत कैसे रेसिप्रोकेट करेगी उस बारे में तो यू नॉट श्योर, लेकिन इस वक्त जो सिख बरादरी है हिंदुस्तान में वो किस तरह से इस मामले को या कह लें कि इसके लिए आवाज़ उठा रही है, और जो सिख बरादरी यहाँ पाकिस्तान में है वो किस तरह से इस हवाले से आवाज़ उठा रही है या साथ दे रही है?
पाकिस्तान के हवाले से तो जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो तो हमारा जोश दर जोश, आप सबसे पहले मुझे ले लें, मेरा ताल्लुक पोजीशन से है, लेकिन देख लें हुकूमत के इस चीज़ के अंदर में आके मैं भी आज शो का हिस्सा भी बना हूं और खुलेआम कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे दीन की बात है, ये मेरे गुरु नानक साहब की धरती की बात है, और वो जो करतारपुर साहब है उसकी जो हमारे लिए महानता है, उसके लिए तमाम सिख कौमें एक जगह उसी तरह आवाज़ उठाएंगी, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो कनाडा में बसने वाले सिख हो, कोई भी हो, उनसे जहां तक जो जदोजहद होगी वो सब करने के लिए तैयार है। पहले तो हम तैयार हैं और हमें यकीन है कि हर गुरसिख इस चीज के लिए तैयार है। ठीक है, सही, ये नहीं कि यहाँ पर जो सिख बरादरी है उनके अंदर तो बड़ा जज्बा है, वो बड़ा ऐसे अप्रिशिएट करे हुकूमत का जो ये स्टेप है, यही फीलिंग्स आपको सरहद पार भी दिखाई देती है सिख बरादरी में? वो भी इसी तरह से खुश है हुकूमत पाकिस्तान की इस काविश पर, हमारी अस्करी क़यादत की इस काविश पर? बिल्कुल, वो इस पे हमें नजर आ रहा है। मौजूदा जो हमारे आज से 10 दिन पहले जो हमारे हिंदुस्तान के साथ जिस किस्म का भी हमारे उनके साथ मतलब है ताल्लुकात चल रहे थे, उसमें भी आपने देखा सोशल मीडिया के जरिए गाहे बगाहे इन खराब दौर के अंदर भी आप कह लें, उस टाइम भी हिंदुस्तान के सिखों ने, हिंदुस्तान की फौज ने भी सोशल मीडिया के ऊपर भी बताया गया कि हम पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वो गुरु नानक साहब की धरती है, हम उसके लिए जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, हम वहां उसकी तरफ कोई मैली आंख नहीं रख सकते हैं। जब आप इस चीज को देख ले, जब देश लड़ाई के दौर में खड़े हुए हैं, जंग के दौर में खड़े हैं, तब भी गुरु नानक साहब की धरती की तरफ के बारे में वो ऐसा नहीं सोचते। तो इस खुशगवार दिन पे जब वो देख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में करतारपुर साहब के दर्शन होने जा रहे हैं, हमारी सिख संगतें आराम से जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी भी चीज को वो सियासी रंग दे, वो इसके लिए हर टाइम रेडी होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब, लग रहा है आपको आज की ये जो मुश्तरका एलामिया एंड एवरीथिंग एल्स, कोई बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है आपको? उम्मीद है अच्छे रिजल्ट निकलेंगे इसके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार रंजीत सिंह साहब, आप हमारे मौजूद थे, सिख बरादरी को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या फीलिंग्स है उनकी यहाँ पर सरहद पार और किस तरह से देखती है सिख बरादरी आने वाले दिनों को। हम तो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, अमन का पैगाम जो है वो पाकिस्तान हमारी सियासी और अस्करी क़यादत लिए हुए है। डेफिनेटली हम होप करते हैं कि वहाँ से भी ऐसी ही फीलिंग्स हमें जो है आने वाले वक्त में दिखाई दें। नाज़रीन, एक और अहम मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे। मसीहाई का शोबा जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जब भी पहले भी हमारे जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जब भी एहतजाज करते रहे, हम भी यहाँ पे बैठकर उनके हवाले से बात भी करते रहे, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, हम ये भी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी मुद्दा सामने लाते रहे कि वो मरीज़ जो सफ़र करते हैं, उनका दुख जो है उसका मुदावा कौन करेगा, वो जानें जो चली जाती हैं इन हड़तालों की वजह से, उनका जवाब कौन देगा और इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर होगी। एक जान भी बहुत कीमती है और ये मसीहाई का जो शोबा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई आपको अल्लाह ताला जो है वो मौका नहीं देता इंसानों के काम आने का। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की हड़तालें होती हैं तो दिल बड़ा दुखता है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी एड्रेस होने चाहिए और एड्रेस होते भी हैं। लेकिन आज हम जिस मामले को लेकर चल रहे हैं, आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत के MTI एक्ट को अवाम दुश्मन करार दिया। एक दफ़ा फिर हड़तालों का मौसम हमें सामने नज़र आ रहा है और हमें अपनी आवाम जो है वो दुखती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में राना अजीम साहब मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर हसीब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं कि ये जो एहतजाज इनकी तरफ से सब रजिस्टर कराया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि MTI एक्ट जो है ये बड़ा ही सरमाएदाराना निज़ाम है और आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ज़रा थोड़ा बताइएगा क्या है, क्या मामला? देखें जी, ये इनके मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज जो इनके मुतालबात में एक नई चीज़ आई है जिसने मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स बरादरी को और पूरे पाकिस्तान को ये एक पैगाम दिया है। देखें, पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर दावा किया जाता रहा है सबकत बार में कि बेहतरीन अस्पताल मौजूद हैं। जिस तरह 2 रोज़ कबल एक अपोजिशन ने कहा कि जनाब किडनी हॉस्पिटल जो है, जहाँ पे एक कामयाब इलाज हुआ है, जिगर का इलाज हुआ है कामयाब, और उस इलाज की क्रेडिट सारा शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर गौर से देखें, जहाँ पर इन्होंने मुतालबात किया, उन्होंने एक सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ अपनी सैलरी से, अपने कंट्रैक्ट से बड़ा जो मुतालबा किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के
अस्पतालों के अंदर जो है उनको इलाज होना, उनका इलाज पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डॉक्टरों की तजलील हो रही है, ये वाकई तजलील हो रही है। आप गौर करें कि ये डॉक्टर जो सुबह से लेकर शाम तक एक मसीहा के तौर पर काम करते हैं, इनके मसाइल भी हैं, इनके वसाइल, दोनों चीज़ों पर बात होती है। लेकिन एक पाकिस्तान का 3 दफा रहने वाला वजीर आज़म, उसकी बेटी, एक सूबे का मुतद्दद बार रहने वाला वजीर आला बार बार कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ का इलाज जो है इस पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। वो किसको, मैं समझता हूँ दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि वो डॉक्टर बरादरी को चैलेंज कर रहा है, वो मसीहाओं को चैलेंज कर रहा है, वो उनको उनकी काबिलियत को चैलेंज कर रहा है। वो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अस्पताल ऐसा नहीं, एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है कि इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत भी उनकी रही, हुक्मरान भी वो रहे, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च भी उनके दौर में उन्होंने कहा कि हमने अस्पतालों पे किया है, हमने डॉक्टर्स पे किया है, हमने, और 2 ज़ाती अस्पताल भी उनके हैं। एक शरीफ सिटी ले ले, मेडिकल सिटी ले ले, और दूसरा इत्तेफाक अस्पताल ले ले, जिनके अंदर कोई पेशेंट मर जाए तो जब तक वो पैसे अदा ना कर दे उनकी मैयत भी बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होती। राना साहब, जरा ये जो इनका कहना है MTI एक्ट के हवाले से, जरा इस पे आप थोड़ा सा बात करें, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगी कि क्या आप समझते हैं ये लोग सही कह रहे हैं, ये जो सरमायादाराना निजाम कह रहे हैं और आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, फिर लोगों को फीसेस देनी पड़ेंगी, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये दुरुस्त कह रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब से फिर जरा जान लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी डॉक्टर सी, क्या मामला क्या है? ये MTI एक्ट जो है ये क्यों नहीं आप लोग को एक्सेप्टेबल? इसमें क्या फ्लॉज है? आप ये भी कह रहे हैं कि KP हुकूमत ने जब इसे राइज करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जिसके बाद तो इसको राइज होना ही नहीं चाहिए। व्हाई डू यू से सो? बहुत शुक्रिया मेरीन, आपने हमें बुलाया हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। हमारी, आपने जैसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन कराया कि हम हड़ताल करते हैं तो मरीज़ सफ़र करते हैं। मैं सबसे पहले वाज़े कर दूं कि अगर आप हमें इस तरह के फोरम्स दें, हमारी आवाज़ उठाएं, तो हम एहतजाज नहीं करना चाहते। हम तो देते रहे लास्ट टाइम, आप हमेशा देते हैं। हाँ। और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो आज बात हुई MTI एक्ट के साथ जो सर बता रहे थे, वो बेसिकली मौजूदा हुकूमत के लिए हमने एक तंबीह की है कि कल को जब हम उनके दौर में हड़ताल या एहतजाज करते थे, वो कहते थे कि हस्पताल हमारे बेहतरीन है। सेम इज़ द सिनेरियो नो। अब हमें ये पूरा यही हमें ये इनसे है कि आने वाले 5 साल के बाद इन्होंने भी इन अस्पतालों से भाग जाना है। मिनिस्टर हेल्थ और इस वक्त CM साहब की ये तमाम तर जिम्मेदारी है कि 6 माह गुजरने के बावजूद पंजाब के हस्पताल बदतरीन बदहाली का शिकार हैं। MTI का जो निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, ये निज़ाम पहले KPK में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ये मैं बता दूं, कतई इसका सेहत की बेहतरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका वाहद एक ही चीज़ है बेहतर है, ये मुआशी पॉलिसी है। ये बजट कंट्रोल कर रहे हैं, ये बजट कट शॉर्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आप उसका बिल पढ़ें जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पोरेट बिजनेस, आप एक तरफ दावे कर रहे हैं आसमान से बड़े कि हम इस्लामी फलाही रियासत बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अस्पतालों को फलाही अदारे ख़त्म करके इनको कॉर्पोरेट बिजनेस बना रहे हैं। दूसरा मैं बता दूं कि आईने पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है कि उसको सरकारी नौकरी दी जाए और उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो। ये एक नया निज़ाम लाया जा रहा है जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्पेशली नर्सिस, इनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। KPK में आप देख लें। और जो इसमें इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रैक्टिस शुरू की जा रही है, ऑलरेडी हमारे बेड्स जो हैं उनके ऊपर इतनी कमी है बेड्स की कि एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज़ हैं। इन्हीं अस्पतालों में शाम को जो प्रैक्टिस शुरू कर दी जाएगी तो बेड्स की इतनी शदीद कमी पड़ जाएगी कि वहाँ पर ये मसाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन MTI एक्ट के तहत ऐसा तो नहीं है ना कि जो गरीब लोग हैं, जो बगैर पैसे के पहले भी इलाज करा रहे हैं, उनका इलाज बंद तो नहीं हो जाएगा? उनको बगैर पैसों के इलाज तो मिलेगा ना। ये तो उन लोगों के लिए होगा जो पे कर सकते हैं, वो पे करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा बात। एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रैक्टिस, जो शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस चलेगी। हाँ, मैं समझ गया। इशू क्या है कि एक हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल से 1196 बेडेड हॉस्पिटल है। सुबह 8 से 2 तक हमारी OPD चलती है। शाम तक हमारे 1000 के करीब डेली पेशेंट इनफ्लक्स है जो एडमिट हो जाते हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स में ऑपरेशंस हो जाते हैं और डेली तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग उसको विजिट करते हैं। अगर वही OPDs हम 2 से लेकर शाम 8 बजे तक प्राइवेट बेसिस पे रन करेंगे तो वो पेशेंट जो एडमिट होंगे उनको हमने किन बेड्स पे लेटाना है? बेड्स की ऑटोमेटिकली शदीद किल्लत ऑलरेडी है जो मजीद बढ़ जाएगी।
हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप नए अस्पताल बनाएं, वरना खुदा रहा इनके साथ यही होने वाला है जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। जब हम हड़ताल या एहतजाज करते थे, हम सीसीयू की डिमांड करते थे, हमें टर्मिनेट करके कहा जाता था कि पीटीआई के वर्कर्स हैं। आज पीटीआई कहती है ये नून लीग के वर्कर्स हैं। बेसिकली दोनों का एक फ्लॉप सिस्टम है। आज नवाज शरीफ इन अस्पतालों से भाग रहा है, मुझे खदशा है कि कल मिनिस्टर हेल्थ साहब इन अस्पतालों में इलाज नहीं कराएंगी, वो ये कह रही होंगी कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, मैं ये फ्लॉप सिस्टम है। चले ठीक है, सही है, हमें ब्रेक पे जाना है। राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कह दीजिए। जब ये सिस्टम आ जाता है ना, तो जेल में रखिएगा, हुकूमत भी चाहेगी मुझे पैसे चाहिए, और पैसे लेने के लिए फिर प्राइवेट जो पेशेंट है ना उनको बेड मिलेंगे, और जो सरकारी है ना वो उसी तरह जलीलो क्या पता राना साहब इसका कोई हल उनके पास मौजूद हो। चले लेट्स सी, हम अभी बल्कि ब्रेक के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ होंगी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं प्लान किया हुआ है, क्योंकि जब आप बात करते हैं रियासत मदीना की तो फलाह इंसानियत के लिए जो काम होने चाहिए वो पे किस तरह से सर अंजाम दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ थे। राना अजीम साहब आप हमारे साथ ही होंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद हमें ज्वाइन करेंगी और उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या करना चाह रही है हुकूमत और किस तरह से डिलीवर करेगी। एक ब्रेक, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं यंग डॉक्टर्स के ये जो एतराज़ात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। ये ज़रा बता दें कि ये MTI एक्ट जिसके ऊपर इस यंग डॉक्टर्स जो हैं इस कदर एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये सरमाएदाराना निज़ाम है और इससे जो मुफ्त सहूलत होती है इलाज की वो मुश्किल हो जाएगी, आम अवामुन्नास तक जो एक फ़ायदा पहुँचता था वो नहीं पहुँच पाएगा, और इसको आप लोग नाफिज करना चाह रहे हैं। क्यों इसको नाफिज करना इतना ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट जो है पहले इसको मना कर चुकी हुई है। केपी में वो ये कहते हैं कि ये फ्लॉप रहा और सुप्रीम कोर्ट ने मना भी कर दिया, उसके बावजूद आप लोग इसे नाफिज करना चाह रहे हैं। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिन अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करने लगे हैं, जहाँ MTI एक्ट आने लगा है, दीज आर ह्यूज मेगा हॉस्पिटल्स, और हम चाह रहे हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट गवर्नेंस हो। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको हर चीज़ के लिए अगर सेक्रेटेरिएट ही दौड़ना पड़े तो एंड ऑफ द डे आप जो काम आपको करने चाहिए वो काम नामुमकिन होते हैं। सारे वाइस चांसलर्स जो हैं उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया, सारे डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज किसी और वजह से नहीं, हम एक फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक इंडिपेंडेंस उनको देना चाहते हैं। उनको एक वन लाइन बजट देंगे, और जब हुकूमत बजट देती है किसी अस्पताल को तो उसका ये मतलब है कि हुकूमत वहाँ गरीब मरीज़ों की सारी सहूलत देगी। ये जहाँ तक ये यंग डॉक्टर्स का ताल्लुक़ है, ये सवाए इस चीज़ को बिगाड़ तिगाड़ के बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। अगर आप MTI का एक्ट देखें, हुकूमत इस ओन करेगी अस्पताल, हुकूमत ही पैसे देगी। हमने सिर्फ ये कहा है कि इतने बड़े बड़े मेगा हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ बड़ी बड़ी आपको पता है कि इनके प्राइवेट वार्ड्स हुआ करते थे, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं जिस ज़माने में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, उस ज़माने में इन्हीं अस्पतालों के अंदर हम अपने दिन में अपने मरीज़ देखा करते थे, शाम में प्राइवेट भी देखा करते थे, प्राइवेट पेशेंट वहाँ डिलीवर भी किया करते थे। उसकी वजह से एक हॉस्पिटल का भी रेवेन्यू जनरेट होता था। वजह ये थी कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं आपके माशरे में जो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी फ़ीस देना चाहते हैं लेकिन कम फ़ीस पे वो काम करवाना चाहते हैं। अगर हम कम फ़ीस पे उनका वहाँ इंतज़ाम करेंगे तो उसमें क्या बुराई है। जहाँ तक गरीब मरीज़ का ताल्लुक़ है, बजट में एक आने का फ़र्क नहीं हमने डालना। जितना बजट पहले मेयो को दिया जाता था उतना ही बजट दिया जाएगा, जितना बजट पहले गंगाराम को दिया जाता था उतना ही दिया जाएगा। इसलिए गरीब मरीज़ के ऊपर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। बेसिकली इट्स अ गवर्नेंस एक्ट, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उनको अब मुसीबत इस बात की पड़ी हुई है कि जी उसमें, क्योंकि जब आप बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को देते हैं तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की एक अथॉरिटी होती है टू सी कि कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं काम कर रहा। अब ये तो बड़ा मुश्किल है, काम भी ना करें, तनख्वाहें भी लें, अस्पताल भी ना आए, छुट्टियाँ भी करें और फिर अपनी मर्ज़ी से लोगों को भी लगवाएं। ये वाला काम तो नेचुरली जब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हो जाएगा तो ये काम तो नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, सारे हॉस्पिटल एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदा ऑप्ट इन करना चाहता है कि मैं इस एक्ट में शामिल होना चाहता हूँ, उसी अस्पताल का बंदा, वो तो ही विल बी बिकम एम्प्लॉय ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, यानी वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो जाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के बहुत सारे एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट अदारे हैं जिनके एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं।
द अदर ऑप्शन इज कि भाई यू वांट टू ऑप्ट आउट, यू वांट टू स्टे विद द गवर्नमेंट, तो आप ऑप्ट आउट कर लें। जो ऑप्ट इन करेंगे ये तो एतराज आपने इसका जवाब दिया। एक और एतराज भी है, वो ये कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी मुदाखलत जो है वो बढ़ रही है, सिक्योरिटी बिल जो है वो हुकूमत पास नहीं कर रही है, किस डॉक्टर्स की किस कानून के तहत जेल में ड्यूटी लगाई जा रही है, ये वो सवालात है जो ये कर रहे हैं। उनको ये भी खदशा है कि जब ये MTI एक्ट जो है ये नाफिज होगा तो सरकारी मुलाजिम का जो दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। ये बातें आप समझती हैं ये दुरुस्त है, मौक़िफ़ उनका सही है? नहीं, मत उनसे कहिए कि सरकारी मुलाजिम, अभी उनको एतराज़ है कि वो सरकारी मुलाजमों को आपने एम्बुलेंस में बिठा के क्यों नवाज शरीफ के लिए भेज दिया, वो भी तो सरकारी मुलाजिम है ना। मकसद ये है, ये तो किसी तरीके से खुश नहीं हो सकते। वजह ये अभी तनख्वाहें बढ़ाई गई इनकी, आपको पता है कि सारे डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं बिटवीन द रेंज ऑफ 30 to 40,000। ये वाहिद प्रोफेशन है जिसकी तनख्वाह इस हुकूमत ने बढ़ाई आके आते साथ, राइट फ्रॉम अ मेडिकल ऑफिसर राइट टू द टॉप। 900 सीटें, पहले मैंने 500, आज 900 सीट्स हमने डिक्लेयर की हैं PGRs के लिए। इतनी जल्दी हमने इस रजीम ने आके प्रमोशन की है, इतनी तो पिछले 6 साल में किसी की कि सियासी मुदाखलत तो है। सियासी मुदाखलत की अगर हम बात करें, डॉक्टर न्याजी के आपको वाकया याद होगा, डॉक्टर तारिक न्याजी वाला मामला, और फिर उनको बहाल करने के हवाले से भी बातें की गई थी, तो क्या अभी तक उनको बहाल तो नहीं किया गया गालबन? तो फिर सही कह रहे हैं ना, सियासी मुदाखलत तो है। डॉक्टर तारिक न्याजी की रीइंस्टेटमेंट कर दी और उनको कहा है कि आपकी इंक्वायरी हो रही है, ही इज़ हैविंग एन इंक्वायरी डन, क्योंकि उनकी एक इंक्वायरी करके जब नेचुरली एक कोई कंप्लेंट आई तो इंक्वायरी होगी। हुकूमत की जब मुलाजमत होती है तो उसमें सारा कुछ होता है, तो उनकी इंक्वायरी के बाद उनकी बहाली कर दी जाएगी। रीइंस्टेट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, रीइंस्टेटमेंट का तो मेरा ख्याल है 3 दफ़ा ट्वीट भी हो चुका है, पता नहीं किस रीइंस्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इन्हें तारिक न्याजी की फिक्र और परेशानी लगी। जो असल परेशानी है हमें वो ये इनके मरीजों के साथ रवैये की है। आपके सामने है, रोज़ाना अस्पतालों में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके सामने रोज़ाना शोर मचा हुआ होता है। मरीज़ आके आपको ये शिकायत करते हैं कि जी वो हमारे से बात भी नहीं करते, अपने मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, मरीजों को अटेंशन नहीं देते, रोज़ाना एक जंग होती है। आज मैंने ख़ास तौर पे अपने एक सेक्रेटरी को भेजा कसूर, और वहाँ वो 5 डॉक्टर्स वहाँ बाहर मरीज़ इंतज़ार कर रहे थे, 5 डॉक्टर्स आपस में बैठे गप्पे लगा रहे थे। मकसद ये है, बजाय इस चीज़ पे ध्यान देना कि हम अपना काम और अपनी ड्यूटियां सारी अच्छी तरह करें ताकि मरीज़ गिला शिकवा करना बंद करें, शिकायतें बंद करना। एक तरफ वो कहते हैं हमें मरीज़ों की बड़ी फ़िक्र है, तो जब आपको मरीज़ों की फ़िक्र है तो खुदारा मरीज़ों की तरफ आप ध्यान भी तो दीजिए ना। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आपकी सिक्योरिटी का बिल लॉ डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। लॉ डिपार्टमेंट से कहा था, उसके अंदर जो एक हिच आई थी वो ये आई थी कि इन्होंने ये उसमें रखा था कि हम प्राइवेट अदारे में भी अगर कोई इस तरह का मसला बने तो हम उस डॉक्टर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि हमारे लिए बीइंग द गवर्नमेंट हम प्राइवेट अदारों तक अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं आगे बढ़ा सकते, हमें जुरिस्डिक्शन अपनी गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में ही रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी मैंने रेक्टिफाई करके दोबारा ले लीजिएगा। हमारे जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सर्विसेज अस्पताल है उसका बजट जो है वो आधे से भी कम हो गया है। अब जो 39 शोबा जात थे उनमें से सिर्फ 19 शोबे हैं जिनको अभी बजट जारी किया गया है, तो सरकारी अस्पतालों का बजट कम करना जो है ये नाइंसाफी नहीं है क्या? सबसे बड़ी ये बात है, पहले मैंने डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़वाई, फिर किसी और तनख्वाह की बढ़ने की बात की, नंबर 1। नंबर 2, पहले मैं हेल्थ कार्ड्स लेके आई, आपके सामने हेल्थ कार्ड्स बांटने शुरू कर दिए। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बिल्कुल किसी का बजट नहीं कम किया गया। बजट जो है वो हमेशा क्वार्टरली आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जितना बजट जो असाइन हुआ है उतना बजट हर अस्पताल को मिलेगा। हमें इस मर्तबा बजट पे से सबसे बड़ा हिस्सा मिला जिसमें तकरीबन 16% बजट का हिस्सा हमें दिया गया, जो तकरीबन 256 अरब रुपए था। और उसमें से ये भी बताती चली जाऊं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इसमें से 222 या 24 अरब रुपए तो सिर्फ हमारे रिकरेंट कॉस्ट है, जिन पे इन सारों की तनख्वाहें हैं, जिसके अंदर मुलाजमीन की तनख्वाहें, यूटिलिटी बिल्स, दवाइयों। 32 अरब तो सिर्फ दवाइयों का बजट है। 32 बिलियन रुपीज़ दवाइयों का बजट है, जो कि सब कुछ दे दिया गया। इसलिए इस किस्म की जो गलत बात बाहर निकलती है वो ज़्यादती है। वजह यह है कि इस वक्त मार्च का महीना, अगला ट्रांचे आएगा, किसी का कोई पैसा नहीं रोका गया। आप जाके देखिए, सारी इमरजेंसीज के पैसे दिए गए, इमरजेंसीज में बाकायदा काम हो रहा है,
सारे हॉस्पिटल पेंट हो रहे हैं, अस्पतालों के अंदर सफाइयाँ की जा रही हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाके देखें जगमग जगमग कर रहे हैं आजकल अस्पताल। किसी वक्त तशरीफ़ ले जाइए एंड गो एंड सी इट। इसलिए ये कहना कि हम काम नहीं कर रहे अस्पतालों में, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। दूसरी बात, आपकी इस प्रोग्राम के वसादत से मैं इन बच्चों को तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। मैंने तो आपको पहले दिन से कहा था, मैं यहाँ हालात सिर्फ मरीज़ों के नहीं, आपके भी हालात बेहतर करने के लिए आए। इसलिए आपकी नाराज़गियाँ कि MTI आ गया फलां है, ये पॉलिसी मैटर्स आपका हेडेक नहीं है। हम इंशाल्लाह ऐसी ही पॉलिसी लाएंगे जो मरीज़ों के लिए बेहतर होगी, अस्पतालों के लिए बेहतर होगी और डॉक्टरों के लिए और जो वहाँ मुलाजमीन है उनके लिए भी बेहतर होगी। अगर हमें इतना ही शौक होता प्राइवेट सेक्टर बनाने का, तो PKI को हम वापस हुकूमत में लेते। वज़ीर सेहत हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी और इस बहुत ही अहम इशू पर। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।